नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडल सिस्टम का नेक्स्ट भाग। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स के बाद का है। आज हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड सॉल्यूशंस। कोलाइड सॉल्यूशंस स्टेबल कैसा रहता है? जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में भी बहुत सारे जो एसिड, बेस और जो अलग अलग प्रकार के दो हेटेरो सिस्टम भी आपकी बॉडी में है, उसके बाद भी वो प्रेसिपिटेट नहीं होते। जैसे आपकी बॉडी में प्रोटीन है और एसिड रहते हुए भी वो क्या नहीं होता, प्रेसिपिटेट नहीं होता। तो उसके लिए अलग सिस्टम है, उसमें अलग थ्योरी पढ़ी जाती है। उसमें एक पॉइंट रहता है जिसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पॉइंट को क्या नहीं करता, न्यूट्रलाइज नहीं करता, और नेगेटिव पार्ट जो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या नहीं करता, न्यूट्रलाइज नहीं करता, प्रेसिपिटेट नहीं करता। लेकिन हम आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट पॉइंट में उसके स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो पार्ट है कि वो कब स्टेबल रहता है और कब अनस्टेबल रहता है, किस कंडीशंस में आप उसे प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इसमें होगा कोगुलेशन। आपने नाम सुना होगा। कोगुलेशन मतलब होता है अवक्षेपण करना। अवक्षेपण करना, इसे स्कंदन भी कह सकते हैं आप। इसके दो और नाम है, प्रेसिपिटेशन और फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन को ऊर्णन कहा जाता है, ऊर्णन वैल्यूज कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब किसी कोलाइड्स में कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डाली जाए, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो धीरे धीरे जो कोलाइडल पार्ट्स रहता है उसके मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रेसिपिटेट करता है। इसे क्या कहा जाता है? आपका कोगुलेशन कहलाता है। कोगुलेशंस को समझने के लिए आपको सबसे अच्छी थ्योरी, सबसे अच्छा रूल जो रहता है वो कौन सा रूल कहलाता है? हार्डी-शुल्जे रूल कहा जाता है। हार्डी-शुल्जे रूल जो है वो कोगुलेशंस को और अधिक स्पष्ट करता है कि किस किस कंडीशंस में कोगुलेशन का रेट ऑफ कोगुलेशन जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, कब रेट ऑफ कोगुलेशन कम हो जाएगा, इसके बारे में आपको हार्डी-शुल्जे रूल से पता चल जाएगा। हार्डी-शुल्जे जो अलग अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने कोगुलेशन को समझाने के लिए वैलेंसी को जो है वो बेस माना। उनके दो थ्योरी से दो पॉइंट्स हैं, मैं दोनों पॉइंट्स को आपको बताता हूं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हार्डी और शुल्जे जो है बात करते थे। उन्होंने पहला पॉइंट्स कहा कि कोगुलेशंस के लिए जिस कोलाइडल सिस्टम में आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज कोलाइडल सिस्टम के चार्ज का ठीक क्या होना चाहिए? अपोजिट चार्ज होना चाहिए। अगर अपोजिट चार्ज है तभी उसे क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करते ही वो जो मटेरियल्स है, कंपाउंड्स है, धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है। चार्ज जो कोलाइडल सिस्टम है अगर वो पॉजिटिव चार्ज का है और अगर डाल रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट भी पॉजिटिव है, तो न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, कोगुलेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए, उसमें चार्ज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसकी वैलेंसी जितनी अधिक होती है उसका कोगुलेशन एबिलिटी भी उतनी अधिक होती है, उसकी कोगुलेशन करने की क्षमता भी उतनी अधिक होती है। अगर कैटायन में देखेंगे तो कैटायन में हायर कैटायन वैलेंसी वाला, और एनायन में देखेंगे तो हायर एनायन वैलेंसी वाला रहता है। मैं कुछ एक आध एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसे आप सबसे हायर रहेगा इसमें, इसके अंतर्गत दिखाता हूं, सोडियम सबसे कम, उसके बाद आपने बेरिलियम सुना होगा, Be2+ या बेरियम भी आ सकता है। तीसरा में एल्यूमिनियम 3+, और चौथा में SN4+। SN4+ में सबसे ज्यादा प्लस चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोगुलेशन एबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, इसलिए उसका कोगुलेशन एबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। उसी प्रकार अगर आप एनायन में आएंगे तो क्लोराइड के बाद आएगा तुम्हारा दूसरा वाला जो एग्जांपल आता है वो S2- सल्फाइड, और तीसरे में आप ले सकते हैं फॉस्फेट को, PO4 3-, और चौथे में ले सकते हैं आप FeCN4 6, सॉरी। तो ये 1- है, 2- है, 3- है और 4- है। 4- वाले की एबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसका मतलब उसकी कोगुलेशन एबिलिटी सबसे अधिक होगी। ये कहलाएगा आपका हार्डी-शुल्जे रूल। याद रखना इसको, ठीक है। आगे आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड के अंदर आप पढ़ेंगे कि कोलाइड को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आपको स्टार्ट में मैंने बताया था, याद होगा, लियोफिलिक और लियोफोबिक में। अभी जो एग्जांपल देख रहे थे, नॉर्मली जितने प्रेसिपिटेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो किसमें होता है? लियोफोबिक में होता है, द्रव विरोधी में होता है, जो चार्ज वाले होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि द्रव स्नेही पर, लियोफिलिक पर इलेक्ट्रोलाइट का लगभग असर पड़ता नहीं है या बहुत कम पड़ता है। तो आप किसको, द्रव स्नेही कोलाइड को प्रोटेक्टिव कोलाइड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब यदि आपने कोई ऐसा पदार्थ किसी
कोलाइड में मिलाया जिसके मिलाने पर उसका कोगुलेशन नहीं होता, या आप ये कह सकते हैं कि कोगुलेशन कम हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड कह सकते हैं कि उसका रक्षण हो रहा है, उसका प्रोटेक्शन हो रहा है। किसका प्रोटेक्शन हो रहा है, कोलाइड का प्रोटेक्शन हो रहा है। तो प्रोटेक्शन के लिए हमने किसका उपयोग किया, प्रोटेक्टिव कोलाइड के रूप में जो उपयोग किया वो द्रव स्नेही कोलाइड था। तो द्रव स्नेही कोलाइड का उपयोग करके आप किसको बचा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कोलाइड को प्रेसिपिटेट होने से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जिसमें सबसे पॉइंट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नंबर जो आता है उसका नाम है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है इसे समझ लेते हैं पहले। गोल्ड नंबर को सबसे पहले लाया गया था गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्टिव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले यूज किया गया, इसलिए इसका नाम क्या होगा, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर का उपयोग भी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। जैसे आप बताएंगे कि किसी पर्टिकुलर द्रव विरोधी कोलाइड को, लियोफोबिक कोलाइड को लियोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो नंबर यूज किया जाता है वो नंबर क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर कहलाएगा। इसको डिफाइन किया जाता है कि किसी प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में वो क्वांटिटी, किसी प्रोटेक्टिव कोलाइड मतलब कौन सा, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड लियोफिलिक कोलाइड की मिलीग्राम में वो क्वांटिटी जो गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशंस को जो 10 ml लेते हैं आप, 10 ml गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशंस को 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट द्वारा के थ्रू होने वाले कोगुलेशन को या अवक्षेपण को रोक देता है, वो क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर कहलाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जब किसी लियोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन, मतलब लियोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन की मिलीग्राम में वो क्वांटिटी जो 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस को 10% NaCl से होने वाले अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए मिलीग्राम में जितनी क्वांटिटी आप लियोफिलिक कोलाइड की आप डालते हैं वही आपका क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर कहलाएगा। गोल्ड नंबर अलग अलग लियोफिलिक कोलाइड्स के अलग अलग क्वांटिटी में गोल्ड नंबर होते हैं, जिसकी जितनी कम क्वांटिटी जो है वो प्रेसिपिटेशन को, ज्यादा मात्रा को प्रेसिपिटेट होने से क्या कर सके, रोक सके, उसकी स्ट्रेंथ उतनी अधिक होती है। आप डेटा देख लीजिएगा, उसमें सबसे जो ज्यादा पाया जाता है गोल्ड नंबर वो स्टार्च का है। स्टार्च का गोल्ड नंबर जो है वो 30 होता है। उसी प्रकार आप डाटा देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। गोल्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए बहुत सारे और आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। इसका एक क्वेश्चन जो है वो आता है, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन वो ये है, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशंस में 100 ml कोलाइडल सॉल्यूशंस को 10% NaCl से 1 ml मिलाने पर 0.25 ग्राम स्टार्च के प्रेजेंस को गोल्ड साल का स्कंदन रुक जाता है। गोल्ड का उस पदार्थ स्टार्च का गोल्ड नंबर आपको बताना होगा। गोल्ड नंबर बताने के लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है कि आप स्टार्च का गोल्ड को नंबर कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं किस प्रकार से आप निकालेंगे। फॉर्मूला ये कुछ इस प्रकार है। गोल्ड नंबर के लिए फॉर्मूला Ga, गोल्ड नंबर के लिए फॉर्मूला ये है कि आपने कितनी क्वांटिटी में लिया है, तो आप ले सकते हैं मिलीग्राम में क्वांटिटी ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड Pc, ठीक है। मिलीग्राम में क्वांटिटी कितना लिया है आपको बताना पड़ेगा, कितनी ग्राम लिया है। साथ में आपको बताना पड़ेगा उसमें आपने कितना परसेंट NaCl का सॉल्यूशन लिया है, तो आप बताएंगे X% ऑफ NaCl सॉल्यूशंस, और उसमें बताएंगे कि आपने कितना ml गोल्ड कोलाइड सॉल्यूशन लिखा है, ml ऑफ गोल्ड 100। जैसे सपोज मान लीजिए कि 100 ml मैंने गोल्ड सॉल लिया है अभी जो एग्जांपल में, तो 100 ml गोल्ड सॉल में 100 लिखूंगा, और मैंने 10% NaCl का यूज किया था, और जो मैंने प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाया था स्टार्च का वो था 0.25 मिलीग्राम। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2.5। 2.5 क्या कहलाएगा, इसका गोल्ड नंबर कहलाएगा, जो मैंने 100 ml जो गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन था उससे बचाने के लिए इतना ग्राम मैंने मिलाया था। ये कहलाएगा आपका गोल्ड नंबर। कोलाइडल सॉल्यूशंस को क्या प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला नंबर है गोल्ड नंबर। अगला पढ़ते हैं इमल्शन। आपने नाम सुना होगा इमल्शन, जिसे आप हिंदी में पायस कहते हैं। मैंने आपको बताया था एक प्रकार का है, ये उस प्रकार का है जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें
डिस्पर्शन मीडियम जो है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों के दोनों कौन से स्टेट में होंगे? लिक्विड स्टेट में होंगे, तो क्या कहलाएगा? इमल्शन कहलाएगा, वो पायस कहलाएगा। आप कह सकते हैं कि जिसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के दोनों क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। डिस्पर्शन मीडियम दोनों के दोनों क्या होंगे? लिक्विड होंगे, तो क्या कहलाएगा? आपका इमल्शन कहलाएगा। दोनों के दोनों एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। इसमें दो प्रकार के आपको इमल्शन देखने को मिलेंगे। अब आपको याद रखना पड़ेगा, हेटेरोजेनियस सिस्टम है, इसलिए चूंकि आपको पता होगा सबसे कॉमन एग्जांपल पानी का होता है, और पानी में सबसे न घुलने वाले सबसे कॉमन कंपाउंड के अंतर्गत आता है वो है ऑयल। ऑयल का मतलब केवल ऑयल से नहीं बल्कि फैट्स से है, ऑयल के सारे कैटेगरी से है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो दो प्रकार के होते हैं इमल्शन। पहला इमल्शन का टाइप कहलाता है ऑयल इन वाटर, इसे आप OW भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। ऑयल इन वाटर का मतलब है जिसमें वाटर क्या काम करेगा? डिस्पर्शन मीडियम का, और ये डिस्पर्स फेस का काम करेगा। जल में तेल कह सकते हैं आप। जल में तेल का मतलब है जिसमें ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी? वाटर की होगी, जो डिस्पर्शन मीडियम का काम करेगा, और कम क्वांटिटी किसकी होगी? ऑयल की होगी। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप जानते हैं वो ये है मिल्क। दूध आप जानते होंगे जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और उसमें ऑयल की मात्रा कम होती है। क्योंकि आपको पता होगा दूध से घी बनता है, तो 1 लीटर दूध में से 40 ग्राम या 50 ग्राम ही क्या बन पाता है? घी बन पाता है। तो घी आपका ऑयल पार्ट हुआ, और लगभग 900 ml उसमें क्या रहा होगा? पानी रहा होगा। तो इसका मतलब जो मिल्क है वो ऑयल इन वाटर का सबसे आसान एग्जाम्पल है, आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल आता है वो है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल को W/O करके लिखा जाता है, मतलब तेल में जल। जब तेल की मात्रा ज्यादा होगी किसकी तुलना में? जल की तुलना में, तब इसे क्या कहा जाता है? दूसरा एग्जाम्पल कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो कोल्ड क्रीम आता है या मक्खन आता है, कोल्ड क्रीम और मक्खन किसका एग्जाम्पल है? वाटर इन ऑयल, क्योंकि उसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कोल्ड क्रीम में ठोस सॉलिड रहता है, उसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम आता है। आपको याद होगा वैसलीन जेली वगैरह जो आता है वो किसके अंतर्गत आ सकता है? आपका वाटर इन ऑयल के अंतर्गत आएगा। आप याद रखना, इसमें ऑयल जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? डिस्पर्शन मीडियम कहलाएगा, और वाटर क्या कहलाएगा? डिस्पर्स्ड फेस कहलाएगा। पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आखिर ये किस प्रकार से ऐसा हो पाता है जिस वजह से ये पानी और तेल जो है वो मिक्स नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। तो इसको स्थायी करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हमें बाहर से एक एजेंट मिलाना पड़ता है जिसे इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर कहा जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर एजेंट जो रहता है वो ऐसा कह सकते हैं जो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस के बीच एक बॉन्ड क्रिएट करता है, जिस वजह से वो उसे दोनों को सेपरेट होने से क्या करता है? रोकता है। सेपरेट होने से रोकता है, इसका मतलब है कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों को आपस में क्या करके रखता है? बाइंड करके रखता है। इसे क्या कहा जाता है? इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट को भी कम करने के लिए बाहर से और एक और पदार्थ मिलाते हैं जिसको डी इमल्सिफाइंग एजेंट कहा जाता है, जिसको हिंदी में विपायसी कारक अभिकर्मक भी कहा जाता है। इसका उपयोग भी किया जाता है। जैसे आपको याद होगा मिल्क को और अलग अलग करने के लिए आप जब उसमें नींबू का आप रस डालते हैं, लेमन जूस डालेंगे, तो आपको याद होगा दूध जो है फट जाता है। दूध फट रहा है मतलब पानी और फैट को, ऑयल को क्या कर रहा है? वो अलग कर रहा है। मतलब उसने क्या किया? इमल्सिफाइंग एजेंट के अगेंस्ट काम किया। उसे क्या कहते हैं? डी इमल्सिफाइंग एजेंट कहा जाता है। अगला आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो है माइसेल। माइसेल भी एक प्रकार का इमल्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा। माइसेल भी इमल्शन का एक एग्जांपल है। आपको याद होगा कि सोप या साबुन जो होता है वो एक प्रकार का इमल्शन है, क्योंकि सोप का जो सॉल्यूशन होगा वो एक प्रकार का इमल्शन है। कैसे से समझते हैं? पानी में जब आप साबुन को घोलते हैं तो वो झाग देता है, व्हाइट कलर का आपको सॉल्यूशन मिलता है। आपको याद होगा साबुन जो है वो तेल से बना होता है, और तेल जब पानी में नहीं घुलता तो साबुन में पहले से क्या डाला होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट डाला होता है, जिस वजह से जैसे ही आप पानी में इसे यूज करते हैं तो वो तेजी से झाग देता है, सफेद कलर का सॉल्यूशन मिलता है। वो सॉल्यूशन एक्चुअल में कौन है? आपका इमल्शन है। और उसमें किसका फॉर्मेशन होता है? माइसेल का फॉर्मेशन होता है। माइसेल एक प्रकार का कोलाइडल सिस्टम है जिसमें उसके लियोफिलिक और लियोफोबिक पार्ट पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मैं ये हिस्सा को इरेज कर देता हूं ताकि मैं माइसेल का स्ट्रक्चर बना सकूं। इसके लिए सबसे आसान एग्जांपल है, जैसे आप साबुन लेते हैं, सोडियम स्टीरेट लेते हैं, C17H35COONA,
ये है, ये सोप है। और जैसे आप सोप को पानी में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व करने के बाद C17H35 COO माइनस बनता है, Na क्या बनता है प्लस। पानी में घुलने के कारण ये वाला ऑर्गेनिक पार्ट है जिसे आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब ये द्रव विरोधी होता है, और दूसरा हिस्सा जो आयनिक होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो हाइड्रोफोबिक नेचर के होने के कारण ये पानी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है और ये एंगल की तरह रहता है। ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से रहेगा। ये इतना हिस्सा C17H35 है और ये जो है वो माइनस है, जिसके साइड में कौन है? तुम्हारा सोडियम प्लस है। जब आप लगातार पानी में लगातार किसको डिसॉल्व करते जाएंगे, डिटर्जेंट को या साबुन को डिसॉल्व करते जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आता है जिसको क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। उस कंसंट्रेशन पे मेसेल का फॉर्मेशन होता है, जिसके ऑर्गेनिक पार्ट जिसे आप क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। ठीक है, टेल पार्ट। और आप जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है जिसे आप क्या कहते हैं? हेड पार्ट कहते हैं। हेड पार्ट द्रव स्नेही होगा, टेल पार्ट द्रव विरोधी होगा। तो टेल पार्ट ऑर्गेनिक नेचर के होने के कारण सारे टेल पार्ट आपस में क्या होते हैं? इस प्रकार से जुड़ते हैं और जुड़कर इस प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है जो वेल अरेंज्ड है, जिसके बाएं भाग में कौन रहेगा? ये आपके जितने प्रकार के हेड वाले जो ग्रुप दिखते हैं जिसमें कौन सा चार्ज रहता है? माइनस चार्ज पाया जाता है। ये सारे के सारे बाहर रहते हैं। इस प्रकार से ये किसका निर्माण करता है? एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? आपका माइसेल कहलाता है। अब साबुन ये जो है जब पानी में जाता है तो पानी कपड़े में जाने के पश्चात जैसे आपने बोला तो कपड़े में जो ग्रीस रहता है, ग्रीस का जो नेचर होता है वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है। तो ऑर्गेनिक नेचर के होने के कारण ये तो आपका हेड पार्ट है जो कि हाइड्रोफिलिक है, पानी से कनेक्टेड है और ये गेंद की तरह गोल रहेगा, फुटबॉल की तरह। तो अंदर का भाग जो ऑर्गेनिक नेचर का है वो ग्रीस को कहां खींचेगा? अंदर की तरफ खींचेगा। ग्रीस कहां जाएगा? अंदर में जाएगा। अंदर क्यों जा रहा है ये? क्योंकि अंदर का जो पार्ट है वो ऑर्गेनिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। और ग्रीस भी कैसा होता है? जो मैल होता है वो भी कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर के होने के कारण कहां जाएगा? अंदर की तरफ जाता है। इस प्रकार से ये एक प्रकार का कंपाउंड बनता है एसोसिएटेड। ये एसोसिएटेड कंपाउंड क्या कहलाता है? माइसेल कहलाता है। और जो अभी आपको मैंने बताया वो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है, साबुन की क्रिया करने की विधि है। अब अगला आता है टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये वैसे तो दो अलग अलग कैटेगरी है, एक स्ट्रक्चर के आधार पे और दूसरा इनके कंपोनेंट के आधार पे होता है। स्ट्रक्चर के आधार पे जैसे अभी आपको मैंने बताया ये कॉमन कहलाता है, इसको स्फेरिकल कहा जाता है, ये गोलाकार कहलाता है। स्फेरिकल कोलाइड स्ट्रक्चर या इसे स्फेरिकल माइसेल कहा जाता है, जिसे कॉमन माइसेल कहते हैं। इसके अलावा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी होता है जो कैप्सूल के जैसा रहेगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ऐसा, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये सिलेंडर के आधार पे जैसा नजर आएगा, ये इस प्रकार से रहेगा, कैप्सूल के आधार पर रहता है, स्ट्रक्चर के आधार पे। और दूसरा आता है उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, कैसे? माइसेल और एक और होता है जिसको रिवर्स माइसेल कहा जाता है। रिवर्स माइसेल में क्या हुआ कि लियोफिलिक पार्ट कहां गया? लियोफोबिक पार्ट अंदर गया, लियोफिलिक पार्ट बाहर गया। क्यों गया? क्योंकि पानी में घुला हुआ था। तो पानी में घुलने के कारण लियोफोबिक वाला पार्ट अंदर और लियोफिलिक बाहर चला गया। लेकिन यदि यही पदार्थ अगर किसी तेल में होता तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कहां जाता? बाहर आ जाता। और जो हेड पार्ट है वो कहां जाता? अंदर जाता। हेड पार्ट अगर अंदर जाता तो ये किस प्रकार से नजर आता? ये इस प्रकार से नजर आता, जैसे इस प्रकार से दिखाई देता। ये क्या कहलाता? आपका रिवर्स माइसेल कहलाता। रिवर्स माइसेल इसलिए क्योंकि माइसेल में उसका हेड पार्ट जो है वो अंदर चला गया और टेल पार्ट कहां गया? बाहर आ गया। ये आपका कॉमन माइसेल है, ये आपका कौन सा माइसेल है? रिवर्स माइसेल है। तो माइसेल के ये दो प्रकार होते हैं, उनके हेड और टेल के आधार पे, और उनके स्ट्रक्चर के आधार पे सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, या इसके आकार के आधार पे। ये कहलाएगा तुम्हारा कौन सा? माइसेल कहलाता है। अगला आता है कोलाइडल सिस्टम का तीसरा और अंतिम प्रकार, जिसे जेल कहते हैं। जेल को आपको याद होगा, जेल में डिस्पर्शन मीडियम जो होता है वो सॉलिड होता है और डिस्पर्स फेज जो होता है वो लिक्विड होता है। डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड होगा और डिस्पर्स्ड फेज जो है वो क्या होगा? लिक्विड होगा। इसका मतलब घोलने वाला सॉलिड है और घुलने वाला जो है वो जो वितरित होने वाला है वो लिक्विड है। इसका मतलब ये आप इसे कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है। अर्ध ठोस
स्ट्रक्चर है, अर्ध ठोस अवस्था है, इसे क्या कहा जाता है? जेल कहा जाता है। बेसिकली जेल तो 2-3 प्रकार के होते हैं, इसमें मैं 2-3 प्रकार में से तीनों को थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहला कहलाता है इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल ऐसा जेल जो स्ट्रक्चर में रबर जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब आप पहले इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसका आयतन और आकार जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अपना फोर्स आप रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वापस अपनी पुरानी और प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें पाया जाने वाला जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा लचीला रहता है, तो उसके बॉन्ड के कारण उसमें नेचर आता है। आपने शायद ये बहुत बार देखा भी होगा, जो अलग प्रकार का जेल आता है, ये बच्चों के खिलौने के लिए आता जाता है बनाने के लिए। ये कहलाएगा आपका कौन सा जेल? पहला वाला इलास्टिक जेल। दूसरा जेल जो कहलाता है वो रिजिड जेल है। रिजिड जेल का मतलब यह होता है कि अगर इसने एक बार जड़त्व धारण कर लिया, अगर उसने ठोस अवस्था धारण कर लिया, तो आप उसे कट बस कर सकते हैं। कट करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई तरीका नहीं रहेगा। इसी शेप को अगर आप जितनी बार चेंज करना चाहें उतने बार आप चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आएगा। ये दूसरा कहलाएगा रिजिड जेल। और तीसरा कहलाता है थिक्सोट्रोपिक जेल कहलाता है। थिक्सोट्रोपिक जेल का मतलब यह होता है कि ये पानी लिक्विड को एब्जॉर्ब करके अपने आकार को क्या करता है? बदल देता है, और जैसे लिक्विड को रिलीज करता है वो कौन सी अवस्था में आ जाता है? वापस ठोस अवस्था में आ जाता है। मतलब ये वापस लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद आकार बड़ा हो जाएगा, और उसे रिलीज करने के बाद उसका आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ये कहलाएगा तुम्हारा तीसरा वाला थिक्सोट्रोपिक जेल। इलास्टिक जेल, रिजिड जेल और थिक्सोट्रोपिक जेल कहलाएगा। ये आपका 3 प्रकार के जेल कहलाएंगे। अगला कहलाएगा प्रॉपर्टीज। तो जेल की प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, और उसमें से मैंने 2 प्रॉपर्टी तो लिखा है, सिनेरेसिस और थिक्सोट्रोपी। इसमें एक पॉइंट छूट गया था, स्वेलिंग ऑफ जेल करके। तो अभी तो आपको थोड़ा देर मैंने पहले बताया था कि अगर कोई पर्टिकुलर सॉलिड जो है लिक्विड को एब्जॉर्ब करके अपना साइज क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है, वो क्या कहलाएगा? थिक्सोट्रोपिक जेल। आप शायद जानते होंगे आजकल मार्केट में मिलता है, कुछ बाउल में कुछ क्रिस्टल बॉयल मिलता है। क्रिस्टल बॉयल को आप रखते हैं और पानी डाल देते हैं, तो पूरी मात्रा में पानी क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आप नॉर्मल तरीके से जानते हैं, इसे हम छत्तीसगढ़ी में लासा कहते हैं। लासा या वो पदार्थ भी क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। तो स्वेलिंग ऑफ जेल भी इसी की कैटेगरी में आता है। इसके बाद अगला पॉइंट जिसको मैंने लिखा हुआ है वो है सिनेरेसिस। लगातार आप जेल को रखे रहेंगे तो जेल से लगातार उसमें से पानी की जो मात्रा होती है लगातार बाहर क्या होती है? निकलते रहती है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिनेरेसिस कहते हैं। अपनी सतह पर से पानी जैसी बूंदों को लगातार क्या करना? रिलीज करना, वो क्या कहलाएगा? आपका सिनेरेसिस कहलाएगा। एक लास्ट टॉपिक दिया गया थिक्सोट्रोपी। थिक्सोट्रोपी का मतलब ये होता है कि एक बार आपने किसी जेल को किसी पर्टिकुलर ठोस में जेल को मिला दिया, तो मिलाने के बाद आपने उसे जेल के रूप में उसे यूज किया, और यूज करने के बाद अगर वो ठोस हो जाए, और ठोस हो जाने के बाद वापस आप उसे हिलाएं, तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जेल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल प्रकार का नेचर का जो जेल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका थिक्सोट्रोपी नेचर कहलाता है। ऐसे बहुत कम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप टूथपेस्ट वगैरह को ले सकते हैं। टूथपेस्ट गर्मी के दिनों में देखा होगा आपने, थोड़ा पिघल जाता है, और पिघलने के बाद जैसे आप ठंडी अवस्था में आता है वापस वो क्या हो जाता है? सॉलिड की तरह हो जाता है। ये कौन सा नेचर कहलाएगा? आपका थिक्सोट्रोपी नेचर कहलाएगा। लास्ट पढ़ते हैं इसमें एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। एप्लीकेशन तो बहुत सारा है। जैसे आपने शुरुआत से अगर आप कोलाइड को देखे होंगे तो आपको पता होगा जितने प्रकार के नेचर होते हैं कोलाइड्स में, सभी नेचर का कोई ना कोई पर्टिकुलर क्या है? एप्लीकेशंस है। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वो है उसमें मेडिसिन में। आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे प्रकार के जो मेडिसिन होते हैं, कॉड लिवर ऑयल होते हैं, डेटॉल वगैरह है, साफ सफाई के लिए उपयोग करने वाला, ये सभी के सभी में ये नेचर रहता है कि ये सभी के सभी कोलाइड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर हो पाते हैं, आसानी से कोलाइड बनाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि मैक्सिमम यूज किए जाने वाले कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये पानी में आसानी से घुलते नहीं हैं, तो आपको इसे घोलने के लिए या तो एमल्शन बनाना पड़ेगा, या तो पायस या ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, दोनों में से कोई एक बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये काम करेगा। जैसे डेटॉल को आपने देखा होगा, फिनाइल को आपने देखा होगा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसी के अंतर्गत आते हैं। ये मेडिसिन के अंतर्गत भी आते हैं, सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मेडिसिन में जो दवाइयां उपयोग की जाती है, जो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो
सिरप वगैरह जो यूज किया जाता है वो सभी के सभी क्या होते हैं, एक प्रकार का कोलॉइड सस्पेंशन होते हैं, कोलॉइड सॉल्यूशन होते हैं। इसके अलावा अभी आपको मैंने बताया कि साबुन और डिटर्जेंट के काम करने का प्रोसेस जो आपको मैंने मिसाल बताया वो भी इसकी एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत और एग्जाम्पल आता है, जैसे आप जानते हैं कि फैक्ट्रियों से लगातार बहुत सारे धुएं बाहर निकलते हैं, तो उस चिमनी में इलेक्ट्रोड लगाकर निकलने वाले कार्बन पार्टिकल को प्रेसिपिटेट किया जा सकता है इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, क्योंकि आपको पता है कार्बन पार्टिकल ग्रेफाइट के नेचर का होता है, उसमें चार्ज पाया जाता है, और अगर आपने कोई इलेक्ट्रोड लग दिया तो वो चार्ज वाले पार्टिकल इलेक्ट्रोड में क्या होते जाएंगे, प्रेसिपिटेट होते जाएंगे, जो कि आपको पता होगा कोलॉइड का ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो उसके अंतर्गत भी आप यूज कर सकते हैं। समुद्र में जो डेल्टा बनता है उसका भी कारण है कि जो बाहर से नदियों से जो बहते हुए कण आते हैं, पार्टिकल आते हैं, वो समुद्र के मुहाने पर न्यूट्रलाइज होते जाते हैं और डेल्टा का निर्माण होता है। द्वीप जो है वो इसी आधार पर, इसी गुण के आधार पर बनते हैं। साथ में आप जानते होंगे कि स्लज जो होता है, नालियां जो होती है, उसमें गंदगी बहते रहती है लगातार, और उसमें बहुत सारे पार्टिकल प्लस और माइनस चार्ज वाले होते हैं। तो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रोड लगा दें तो वो प्लस और माइनस चार्ज के जो अशुद्धियां हैं, जिसे आप वहीं पे प्रेसिपिटेट करके बाहर निकाल सकते हैं। नाले के उस पानी को आप समुद्र में जाने से, गंदगी को जाने से रोक सकते हैं। ये भी कोलॉइड सिस्टम में इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग है। इसी आधार पर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, नली को दूर कर सकते हैं। साथ में आपकी बॉडी में होने वाले ब्लड कोआगुलेशन जो आपको पता होगा कि जैसे ही कटता है, कटने के तुरंत बाद नाई लोग जो रहते हैं, जो शेव करते हैं, वो लोग तुरंत वहां पे क्या लगाते हैं, फिटकरी लगाते हैं। तो फिटकरी जो होता है वो ब्लड को तुरंत क्लॉट करके उसके बहाव को क्या करता है, रोकता है। तो फिटकरी में बहुत सारे प्रकार के अपोजिट चार्ज वाले आयन होते हैं, और रक्त भी ऑलरेडी, ब्लड जो ऑलरेडी क्या है, प्रकार कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसमें भी चार्ज वाले पार्टिकल पाए जाते हैं। उसे तुरंत क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करके वहीं पर ब्लड के फ्लो को क्या करता है, रोक देता है। साथ में ही रबर का जो प्रोडक्शन होता है वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का उपयोग होता है, उसमें विद्युत कण संचलन का निर्माण होता है। और पानी को प्यूरिफाइड करने के लिए भी आपको पता होगा फिटकरी को डालते हैं। फिटकरी जो रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे आयन जो रहते हैं, पानी में जितनी इंप्योरिटीज रहती है उसे क्या करता है, प्रेसिपिटेट करता है। ये सभी के सभी जितना एग्जाम्पल आपको मैंने बताया है वो सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं। कोलॉइड में और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हमारा कोलॉइडियल पार्ट और ये सिस्टम वाला जो है वो वीडियो खत्म होता है, कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड और आपको बहुत सारी और क्वेरीज होगी, हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत कम समय में इसे आपके सामने रखा है। तो और अगर आपको डाउट्स होगा इससे रिलेटेड तो आप मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।